जब एक न्यू एज हीरो आता है तो वो अपने साथ एक किस्म की पर्सनैलिटी एंड जॉनर लेकर आता है। जो बात परफेक्टली फिट बैठती है प्रदीप रंगनाथन पर। उनका एक खुद का हीरो स्टाइल है। वो बॉय मीट गर्ल जॉनर को एक नया ट्विस्ट देते हैं, क्योंकि हम जो ओल्ड एज लव स्टोरी देखते हुए आ रहे हैं कि लड़का लड़की मिलते हैं, उन्हें प्यार होता है, फिर उनके बाद में उनका स्टेटस, फैमिली, फादर, ये वहाँ मेन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके ना मिलने का। बट प्रदीप रंगनाथन की फिल्मों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आउटर नहीं बल्कि इनर होते हैं। जैसे लव टुडे के अंदर एक दूसरे का ट्रस्ट इशू, ड्रैगन में कैरेक्टर का पास्ट, डूड में कैरेक्टर का चाइल्डिशनेस। क्योंकि इनकी फिल्म में जिस लड़की से इन्हें प्यार होता है उसकी शादी किसी और से हो जाती इन्हीं की आंखों के सामने। तेरा बॉयफ्रेंड मैं हूँ, किसी और के बारे में सोच कैसे सकती है तू? अरे वो तो मेरी बीवी है। नहीं हो सकता, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। Pradeep Ranganathan is an Indian actor, film director, playback singer, screenwriter, and also lyricist and dialogue writer who works in Tamil cinema. बट आज से 6 साल पहले कोई नहीं जानता था प्रदीप को। ये बंदा YouTube के लिए शॉर्ट फिल्म बनाया करता था, जस्ट लाइक यू एंड मी। एक आम लड़का जो IT जॉब करता था, बट कैसे जिंदगी ने एक यू टर्न किया और आज ये बंदा तमिल एंड तेलुगु इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट सुपरस्टार है। क्योंकि इसकी हर एक फिल्म 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली क्रॉस करती है, क्योंकि इसका एक कॉमन मैन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसके पीछे का रीजन है कि ये बंदा खुद कॉमन पीपल के बीच से निकलकर अपने पैशन एंड हार्ड वर्क से एक सुपरस्टार बना। तो कहानी की शुरुआत आज से 11 साल पहले 2014 में शुरू हुई, जब इस बंदे ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी व्हाट्सएप का डर। कहानी सिंपल है, एक लड़का लड़की से व्हाट्सएप के ऊपर बात करता है, दोनों एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। बट जो चीज इस शॉर्ट फिल्म को खास बनाती है वो है इसका प्रेजेंटेशन, जिस चीज की वजह से ये फेमस होती है। क्योंकि अपलोड करने के कुछ समय बाद ही इस पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। एंड 2014 में मिलियन व्यूज आना मतलब आप वायरल हो चुके हैं। एंड इस शॉर्ट फिल्म का बजट सिर्फ 500 रुपए था, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ में मिलकर इसे बनाया था। Somebody has a camera, I'll ask them, come, you're the cameraman. If somebody does mimicry and all, okay, this guy is performing well. That's how I sourced everything. And it was nearly done in 500 rupees or maximum for the dubbing studio. इसीलिए शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन नेम पिगी बैंक था। बट इसका YouTube रेवेन्यू 40,000 रुपए से ज्यादा हुआ, जिसका यूज उन्होंने अपनी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाने में किया। So that 40,000 I used for my second short film to rent a camera this time, so that I can go with a better cinematographer. And that 40,000 gave me 70,000. I've started winning competitions and other YouTube earnings and all. प्रदीप रंगनाथन किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गए, इसीलिए उन्हें कैमरा एंगल, डायरेक्शन, एडिटिंग कुछ नहीं आता था। पर उन्होंने YouTube पे डालने के लिए YouTube से ही सब कुछ सीखा और शॉर्ट फिल्म बनाते बनाते उन्होंने अपनी फर्स्ट फीचर फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली, जिस स्क्रिप्ट को लेकर वो हर एक प्रोडक्शन हाउस के पास पहुंचे। कई प्रोडक्शन हाउस ने उनकी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट भी कर दिया, जिससे वो थोड़ा डिप्रेस भी हो रहे थे, क्योंकि वो अपना IT जॉब छोड़कर इस फिल्म पर वर्क कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो उनकी सेविंग्स थी वो भी खत्म होना शुरू। Then I started getting small ad films and all those things. So I resigned and I told my mom that I've resigned, but don't tell dad. I'll just pretend like I'll do work from home. फिर उनकी लाइफ में आए रवि मोहन एंड वेल्स इंटरनेशनल, जिन्होंने उनकी फर्स्ट फिल्म को प्रोड्यूस किया, कोमाली। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म कि 2000 में रवि का एक एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चला जाता है और 16 साल बाद वो उठता है। और जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि उसके आसपास की दुनिया काफी बदल चुकी। अब इस फिल्म की राइटिंग में प्रदीप रंगनाथन की एक अपनी अप्रोच थी। वो इसे एज अ टाइम ट्रेवल जॉनर लिखने वाले थे, बट वो टाइम ट्रेवल साइफाई इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना कोमा वाला टेक लिया, जो चीज इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा खास एंड एंटरटेनिंग बना दी। अब वो अपनी नेक्स्ट फिल्म पर काम शुरू करने वाले थे, बट सबसे बड़ा सवाल यह था कि नेक्स्ट फिल्म बनाऊं तो बनाऊं किस पे। तब उन्हें आइडिया आया अपनी प्रीवियस शॉर्ट फिल्म अप्पा लॉक से, कि क्यों ना उस शॉर्ट फिल्म को एक फुल फीचर फिल्म बना दूं। और 2 साल तक उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद में वो उस स्क्रिप्ट को लेकर कई सारे प्रोडक्शन हाउस के पास पहुंचे। अब प्रोडक्शन हाउस इजीली उस फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार हो जाते, बट यहाँ एक समस्या थी। इस बार प्रदीप को सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं करना था, साथ में एक्टिंग भी करनी थी, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाने को रेडी नहीं हो रहा था। एंड तब आए AGS एंटरटेनमेंट, जिन्होंने प्रदीप एंड उनकी स्क्रिप्ट दोनों पर पैसा लगाने को रेडी हो गए। बट अगली समस्या थी हीरोइंस। बहुत सी हीरोइंस ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुतों का यह मानना था कि प्रदीप हीरो मटेरियल नहीं लगते। But from my perspective, nobody wanted to act with me. So I don't know. I'll not feel sometimes.
I don't know how to put it in words. I have a strong script. I believe in it. I know I act well. Maybe if not today, another day. It's their own decision now. I'm just trying my best to mount a project. With all due respect to the heroines, like they wanted to work with a bigger hero, which is really acceptable. Sure. Yeah. That's of that course is understandable. business. Yes. बट जब उन्होंने लव टुडे का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया तो काफी सारा क्रिटिसिज्म उन्हें पब्लिक की तरफ से सुनने को मिला. When I released the first look poster, I got bashed. Like, why do you act? You're not looking like a hero or according to the beauty standards of the society. They have some beauty standards. बट एक दिन एक फंक्शन में प्रदीप ने एक स्पीच दी जो काफी ज्यादा वायरल हुई क्योंकि वहां पे उन्होंने वो बात कही जो हर यूथ के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करती है. I told them like it is only the first step that is difficult here. The rest steps are a bit easier in life. For anything in your life. If you want to become a filmmaker, the first film is very difficult. The next film, it is also difficult, but you get used to it actually. So first step is always difficult. Just come forward. Don't lose hope. Come out of it. We should all come. उस स्पीच में वो फील था जिससे हर किसी को लगा कि ये हम में से एक है और उसी वजह से प्रदीप एक रिलेटेबल एक्टर बने. जो बॉलीवुड के कई स्टार किड रिलेटेबल होने की एक्टिंग करते हैं वो प्लस पॉइंट प्रदीप के पास बचपन से ही था और उनकी हर एक फिल्म में आपको वही प्रॉब्लम नजर आएगी जो आज की जनरेशन के साथ में इजीली कनेक्ट कर सके. जैसे सोशल मीडिया का यूज अभी मुझे याद नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि किसी और डायरेक्टर ने इतना अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का यूज अपनी फिल्म के अंदर किया हो जैसा प्रदीप की फिल्मों के अंदर आपको देखने को मिलता है. कोमाली में फेसबुक एंड यूट्यूब, लव टुडे में व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ड्रैगन में टिकटॉक एंड स्विगी और डूड में रैपिडो. हर एक चीज प्रदीप के कैरेक्टर के साथ में परफेक्टली ब्लेंड हो रही थी जिसकी वजह से वो यूथ में काफी ज्यादा पॉपुलर बन गए और उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा यूएसपी यही है. अब लव टुडे अगर आपने हिंदी में नहीं देखी है तो उसके पीछे के रीजन है ये दोनों. इस फिल्म को बॉलीवुड में रीमेक किया गया था जिसे प्रदीप ने प्रोड्यूस भी किया था बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बूम कर गई क्योंकि फिल्म ना एक मैजिक की तरह होती है और जरूरी नहीं है कि वो मैजिक आप दोबारा स्क्रीन पर सेम वे में क्रिएट कर सको. जो मैजिक प्रदीप ने लव टुडे में क्रिएट किया था उसके पीछे का बहुत से रीजन है जिसमें से एक आता है फ्रेश टैलेंट. प्रदीप ने इस फिल्म के अंदर बहुत से लोगों को चांस दिया था जैसे सबसे पहले डीओपी जिन्होंने इससे पहले कोई भी बड़ी फिल्म या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया था. वो सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनाया करते थे. उन्हें डीओपी बनाया लव टुडे. साथ ही साथ इस फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट, एक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर हर कोई फ्रेश था, हर कोई नया था जो इससे पहले इतनी बड़ी फिल्म के ऊपर काम नहीं करा था. उन्हें प्रदीप ने चांस दिया क्योंकि प्रदीप का मानना था कि मुझे अगर चांस मिला है तो मैं चाहूंगा आपको भी चांस मिले. इसीलिए उन्होंने कोमाली के रिलीज के बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और कहा कि मुझे एडी की जरूरत है, आप मुझे ईमेल करो. और 3000 ईमेल उनके पास में कोमाली के बाद में आए एंड उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया. उसके बाद में लव टुडे के रिलीज होने के बाद में अगेन उन्होंने एक पोस्ट डाली. उस टाइम पे उनके पास में 37,000 ईमेल्स आए थे, उसमें से एक मैं भी था. एंड एज अ एडी सिलेक्ट करने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि नो रिकमेंडेशन. I was working in IT, and each Saturday, Sunday, I'll prepare a resume with all CDs of my short films, and I'll go to 3 offices or 4 offices in each day to join as an AD. So I'll just be standing outside the gate of them when they get out of their home. I'll try to meet them and I'll give. And in that few 1 or 2 times I would have got a call. And after 2-3 weeks, they'll say, there is another person from this TV channel, they have recommended him. So I don't think so we can place you here. Don't mistake us. So I didn't get an opportunity at all to join as an AD to anyone. बट उसके बाद में उनके दोस्त अश्वंत मणिमुथु ने उन्हें अपनी ड्रैगन फिल्म के अंदर लीड लिया. वो भी तमिल डायरेक्टर है और वो प्रदीप के कॉलेज सीनियर थे. कई साल पहले कॉलेज का ब्रोशर वीडियो शूट करने के लिए वो प्रदीप के कॉलेज आए थे और तब प्रदीप ने वहां उन्हें असिस्ट किया था जिसके लिए उन्हें 500 रुपए भी मिले थे और वहीं से उनके बीच में एक दोस्ती. एंड ये एग्जैक्टली वही फिल्म थी जो प्रदीप के फैन बेस को परफेक्टली फिट हो. इसीलिए इस फिल्म का 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. एंड इस फिल्म ने प्रूव किया कि अब आप प्रदीप रंगनाथन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप को 2 बार एज अ डायरेक्टर एंड 2 बार एज एन एक्टर वो प्रूव कर चुके. थर्ड फिल्म डूड जिसमें एक न्यू डायरेक्टर थे जिन्होंने इससे पहले कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाई थी. वो भी शॉर्ट फिल्म से ही उठ कर आए थे, कीर्ति सुरेन, जो प्रदीप को लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रदीप इस रोल में परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं. बट प्रदीप कहीं ना कहीं श्योर नहीं थे इस फिल्म को करने के लिए. जैसे तैसे उन्होंने एग्री किया और उसके बाद में इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई की.
बट अगर इस फिल्म को मैं कंपेयर करूँ लव टुडे एंड ड्रैगन में, तो वो उतनी ज्यादा परफेक्ट या कमाल की फिल्म नहीं। बट अब कहीं ना कहीं लोग प्रदीप रंगनाथन को लेकर एक बात बहुत ही ज्यादा करते हैं कि ये बंदा सेम कहानियां और सेम कैरेक्टर हर बार प्ले करता है, जो चीज कहीं ना कहीं प्रदीप ने भी सुनी। और अब प्रदीप लव इंश्योरेंस कंपनी के बाद में बॉय मीट गर्ल जॉनर से एक डिस्टेंस बनाने वाले हैं और अलग जॉनर पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। साथ ही साथ मैं जिस चीज के लिए इंटरेस्टेड हूँ वो है प्रदीप एज अ डायरेक्टर। मैं उनका डायरेक्टर वर्क देखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश कहानियां एंड फ्रेश प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं। एंड उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि हाँ, मैं एक फ्यूचर फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसकी कहानी थोड़ी फ्यूचर में बेस्ड है, बट अभी मैं उस फिल्म को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जब जैसे ही वो कंप्लीट होगी मैं अपने डायरेक्टर चेयर पर वापस आकर बैठ जाऊंगा। बट होल्ड ऑन, इतने पूरे वीडियो को सुनने देखने के बाद में आप इमेजिन करो कि ये बंदा यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनाया कर। லைஃப் ரொம்ப அன்பிரிடிக்டபிள் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் வாழ்க்கையில் என்ன வேணால் நடக்கலான்றதும் ஒரு ஹோப்பை தர ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன்.